अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। कराची के हल्का 249 में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद दोबारा से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ने शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के ऊपर इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान पीडीएम में पीपल्स पार्टी को दोबारा वापस लाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि पीडीएम का वोट किस करवट बैठता है। जबकि दूसरी तरफ बशीर मेमन साहब ने हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नय्यर बुखारी साहब। सर, पहले तो आपको मुबारक हो कि पीपल्स पार्टी ने जो पीटीआई की छोड़ी हुई सीट थी कराची में हल्का 249 वो जीत ली है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ वहाँ पे इल्ज़ामात लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने शायद जो है वो इलेक्शन चोरी किया और इलेक्शन कमीशन से कह रही है कि 15 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा जो है वो फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? शुक्रिया। रब का करम हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NA 249 से कामयाबी नसीब हुई। ये इस बात की अलामत है और इस बात की मज़र है कि अवाम ने वफाकी हुकूमत को मुस्तरद किया और सूबाई हुकूमत पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उस पर आपने एतमाद का इज़हार किया। और इसकी बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि ये जो सीट आप कहते हैं खाली की गई थी, ये भी एक चाल थी पीटीआई की गवर्नमेंट की। जी, वो फैसल वाडा साहब ने जो है वो वोट दे के फैसल वाडा साहब ने गलत बयानी से काम लिया। जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे तो वो ड्यूल नेशनल वाला इशू था, वो इलेक्शन कमीशन के पास था और ऑटोमेटिकली उन्होंने डी सीट होना था। और फिर कल बहुत सारे लोगों के हमने व्यूज़ देखे टेलीविज़न पे और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि पिछले 2.5-3 साल में इलेक्शन के बाद वो तशरीफ़ नहीं लाए। और फिर असल कौमी सतह पे आप देखें जो मौजूदा गवर्नमेंट की गवर्नेंस है उससे लोग बड़े नालां हैं। लोग समझते हैं कि ये नाअहल लोग हैं, ना तजर्बाकार लोग हैं, इनमें वो सलाहियत नहीं है हुकूमत चलाने की। आवाम को ये रिलीफ दे नहीं पाए, बल्कि आवाम ज़्यादा मुश्किलात में गिर चुकी है। इकॉनमी की बहुत बुरी सूरत हाल हो चुकी है और बुनियादी बात जो है कॉमन आदमी उसका इंटरेस्ट ये होता है कि उसका रहन सहन कैसा है, उसका मयार ज़िंदगी कैसा है, वो पेट कैसे पालता है, उसको रोज़गार कैसे फराहम होता है। इन तमाम शोबों में ये मौजूदा हुकूमत नाकाम रही। जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का तल्लक है, वो इस इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई और लास्ट इलेक्शन भी उन्होंने हारा था। और हम समझते हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मुस्लिम लीग की क्या कारकर्दगी थी, उनसे क्या राब्ता था उस हल्के के लोगों से। इन्होंने अभी तो कोई राब्ता नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलखुसूस हमारी मुकामी जो क़यादत थी कराची की, वो मुसलसल राब्ते में थी। हमारी जो कराची की तंजीम है वो मुसलसल राब्ते में थी और ये उनकी कारकर्दगी थी सूबाई हुकूमत की। और जो हमारी मुकामी तंजीम थी उनकी कारकर्दगी थी कि लोगों ने एतमाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी एतमाद किया। और वो जो पोलिंग वोलिंग का इशू कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा इशू नहीं है कि कल तमाम दिन किसी कैंडिडेट ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत नहीं आई इलेक्शन कमीशन के बाद। और फिर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे हमने हमेशा कोशिश की और हमने हमेशा ये सपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको इलेक्शन फ्री फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए। एक ये तासुर आता है कि मुस्लिम लीग नून जब जीत रही होती है तो वो खुश होती है, लेकिन जब उसकी शिकस्त होती है तो वो ये समझती है कि तमाम जगह अगर वो जीत रही है तो फिर तो इलेक्शन ठीक हुआ है, लेकिन कहीं हार गई है तो वहाँ पे इलेक्शन चोरी हो गया। ये क्या वजह है? उसको देखें। अभी वो प्रेस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को डस्का वाले इलेक्शन पे, और अभी इस पर कहते हैं कि वो उनकी नाकामी बज़ाहिर नज़र आती थी कि एक तो उनका कैंडिडेट जो था वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो ना मुस्लिम लीग का पॉलिटिकल वर्कर है जी, ना वो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरा है। राइट, वो एक टेक्नोक्रेट टाइप आदमी था, है जी, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, उसको ले आए तो उसका तो आवाम के साथ राब्ता ही नहीं था। तो पाकिस्तान में जो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है ना,
कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स वही कर सकता है जिसका उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ राब्ता ताल्लुक हो, और लेकिन राब्ता हो, जी, उसका वर्किंग रिलेशन हो, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके समाजी तलाकात जी, हो, जी। तो वो लोग कामयाब होते हैं। मैं खुद इलेक्शन लड़ता रहा हूँ इस्लामाबाद से, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी और कई मरतबा हम लेकिन हार भी कल गए। वोटिंग का तनासुब काफ़ी कम रहा। वो उसके रीजंस थे कि बेसिक रीज़न मैं समझता हूँ, एक तो लोगों का अदम एतमाद इस वफाकी हुकूमत पे, ठीक। सेकेंडली कोविड इशू था, क्योंकि इसकी कोविड की जो रेशो बढ़ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, और हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि इसको कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत बढ़ चुका हुआ है और पॉजिटिव रेट्स जो आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़ चुके हैं, और गर्मी भी थी, रमज़ान भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक रीज़न कोविड का है, जिसकी वजह से टर्न आउट कम रहा। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में कुछ डिलीवर कर रही है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि ये पहले सीट तो पीटीआई के पास थी और पीटीआई वफाकी गवर्नमेंट में भी मौजूद है, लेकिन पीटीआई ने कोई तवज्जो नहीं दी उस हलके की तरफ। वो फैसल वाडा साहब भी कोई ख़ास अपने हलके में नहीं जाते रहे, और इमरान खान साहब ने भी काफ़ी अरसे से जो है वो कराची का दौरा नहीं किया। तो आप समझते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की वजह से उनको सीट मिली है? लेकिन इस पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। कल का जो इलेक्शन है ये सबूत है इस चीज़ का कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार किया, तो ये इस बात का सबूत है। इसमें मेरे कहने की आपके कहने की बात नहीं है। तो वो कहते हैं एक्शन जो है वो खुद बोला करते हैं, और ये खुद रिज़ल्ट आपके सामने है कि लोगों ने एतमाद किया, और हमारी कोशिश होगी, और ये भी अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि जो एतमाद कराची के इस हलके के लोगों ने हम पे किया, हमारी क़यादत पे किया, हमारे उम्मीदवार पे किया, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरें। अच्छा, आपने देखा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक वक्त आया था कि बड़े सैरो शकर से मरीम नवाज़ ने घड़ी खुदा बख्श का दौरा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाती उमरा का दौरा किया, लेकिन उसके बाद से खलीज कुछ बढ़ती चली जा रही है। और मरीम नवाज़ ने जो हालिया बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे, तो आप नहीं समझते कि इसने भी, इस बात ने भी पीडीएम का जो एजेंडा था उसको एक धचका पहुँचाया? मैं समझता हूँ कि उसको जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने उसको रिट्रैक्ट भी किया, मुझे कुछ लोगों ने कहा। देखिए, बुनियादी बात है कि पीडीएम की इन सारी मीटिंग्स में मैं चेयरमैन के साथ शरीक होता रहा, और हमें सारी सूरत हाल सामने पता है। जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा इसरार इनका था, सिर्फ मौलाना साहब का और इनका के रेजिग्नेशंस, उस पर हमारी रिजर्वेशंस थी, और बड़ा वो जो ड्राफ्ट हमने बनाया उस ड्राफ्ट कमेटी में मैं था, और हमारी क़यादत कतन, मेरी जमात बिल्कुल ये मान नहीं रही थी कि हम रेजिग्नेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उन पर रह के अपनी जदोजहद करना चाहते हैं, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम काम करना चाहते हैं। पर उन्होंने कहा जी इसको एज ए लास्ट ऑप्शन आप रख लें, और वो जो आप पर्टिकुलरली वो सेंटेंस पढ़ेंगे ना कि इस्तीफ़ों को ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये सेंटेंस बज़ात खुद ये वो सेंटेंस है जो हमारा एक्शन प्लान में है, और वो तमाम जो पीडीएम के सरबराही इजलास में हम शरीक थे वो सिग्नेटरी हैं इसके। तो हम ये समझते हैं कि ये जानबूझ के इन दो जमातों ने, बिलखुसूस JUIF ने और N ने, ये कोई इनकी इंटेंशन ज़ाहिर हो रही हैं कि ये इस हुकूमत से निजात नहीं चाहते। बेसिकली हमारा जो फ़ैसला था 20 सितंबर का, तो इस हुकूमत से निजात था, और उसके लिए हमने जदोजहद करनी थी, उसके लिए हमने ऑप्शंस इस्तेमाल करने थे। प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में जलसे थे, रैलियाँ थी, लॉन्ग मार्च था। और फिर मैं आपको बुनियादी बात बता दूँ कि जब वो मीटिंग जिसमें मैं ख़ुद शरीक था कि फ़ैसला हुआ कि हम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, उस वक़्त ये इस्तीफ़ों की शर्त इसके साथ मुंसलिक नहीं थी।
ये कतन फैसला नहीं था उस सरबराही इजलास में कि इस्लामाबाद पहुंच के हम इस्तीफे देंगे। अच्छा, इससे एक ज़मीनी सवाल बीच में कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि ये इस्तीफे हैं ये एटम बम साबित होंगे गवर्नमेंट के लिए, और मरीम नवाज़ ने कहा था कि जाती उम्रा में इस्तीफ़ों का ढेर लगा हुआ है। उनके बाद उनके 2 अरकान के इस्तीफे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए स्पीकर साहब के पास पहुँचते हैं और मरीम नवाज़ कहती है कि आप उनके मुँह पर मारे जाके इस्तीफे, लेकिन जब उन 2 अरकान को स्पीकर ने बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये इस्तीफ़ों की बात चली तो थी लेकिन बीच में आके रुक गई। लेकिन वो देखें ना, फिर जब 16 मार्च को जो मीटिंग हुई, मैं फिर उसमें शरीक था चेयरमैन साहब के साथ, और हमारी अपनी टीम थी, यूसुफ गिलानी थे, फजल अशरफ थे, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, शहरी रहमान थी, फरतुल्लाह बाबर थे, तो हम शरीक थे उस मीटिंग में। तो उस वक्त उन्होंने 16 मार्च को ये कहा कि जी लॉन्ग मार्च मौसर तब होगा कि हम इस्लामाबाद पहुंच के इस्तीफे दें। तो इस पर हमारे चेयरमैन ने कहा कि ये तो फैसला नहीं था, और अगर आप ये चाहते हैं तो हमें फिर दोबारा सीईसी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट दी कि ये 5 साल पूरे करें, तो फिर इनसे इनकी इंटेंशन ज़ाहिर होती है। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ आएँ, इस्तीफे लास्ट ऑप्शन है, आप पंजाब में नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, आप नेशनल असेंबली। तो उन्होंने कहा आपके पास स्ट्रेंथ है। तो हमने यूसुफ गिलानी साहब को इलेक्शन लड़वाया, और इलेक्टोरल कॉलेज पूरी नेशनल असेंबली थी, और उस नेशनल असेंबली में पीटीआई को शिकस्त हुई। तो उससे इस्टेब्लिश हुआ कि वो स्ट्रेंथ नो कॉन्फिडेंस की, चाहे वो स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो, वो हमारे पास पीडीएम के पास मौजूद है। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और नैयर बुखारी के साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। जी सर, आप बात कर रहे थे पीडीएम। वो हम चाहते थे ये हैं कि जो मेरी क़यादत ने हमेशा कहा, मोहतरमा शहीद से लेके अब तक भी, कि जो पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके लिए जो हुकूमत से निजात के लिए जो जदोजहद का लॉन्ग मार्च था, एजुटेशनल पॉलिटिक्स थी, पार्लियामेंट्री फोरम थे, सबको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और हम सीरियस भी थे। लॉन्ग मार्च के हवाले से मेरी जमात ने बिल्कुल भरपूर तैयारी की हुई थी, लेकिन ये कोई तैयारी हमने एंड की नज़र नहीं आती थी। और मेरा उनसे ये सवाल है, नून से बिलखुसूस, कि अगर ये भी हमें कहा जाता रहा कि जी हम पंजाब में नो कॉन्फिडेंस नहीं करते, कि हमें एतमाद नहीं अपने MPs पे, वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, जैसा वो संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पे हुआ। तो हमने कहा कि जो आपको नो कॉन्फिडेंस के लिए आपके साथ खड़े नहीं, वो इस्तीफ़ों के लिए आपके साथ खड़े होंगे। मेरी जमात के तमाम इस्तीफ़े चेयरमैन बिलावल के पास मौजूद थे, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप इतना मजबूर कर दें, इतना फोर्स कर दें गवर्नमेंट को कि वो क्विट करे, और पब्लिक एट लार्ज जो उनको गम गुस्सा है इस महंगाई का, लाकानूनियत का, बेरोज़गारी का, वो स्ट्रीट्स पे आएँ। तो स्ट्रीट्स पे आने पे गवर्नमेंट्स जाती हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में गवर्नमेंट्स गई हैं, लेकिन वो बड़ी फोर्सफुल तरीका इख्तियार अगर आवाम करते हैं, और आवाम जो आज बहुत नालायक हैं, और हम समझते हैं कि अब एजुटेशनल पॉलिटिक्स होगी तो आवाम इस एजुटेशनल पॉलिटिक्स का, इन जमातों का साथ देंगी। लेकिन पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है, ये एक सियासी जमात नहीं है। ओके, इसमें एक डिफरेंस आप महसूस करें। लेकिन ये सियासी जमातों में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में शोकाज नोटिस होते हैं, इत्तेहादों में शोकाज नोटिस नहीं अच्छा, होते। मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ ये भी ताने देती हैं कि पीपल्स पार्टी के पास 7 तो सीटें हैं पंजाब में, और ये नो कॉन्फिडेंस वोट वहाँ पे लाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेंबरान मौजूद हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये एक इत्तेहाद है, तो अगर वो मिल के जिस तरह नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, और अगर पंजाब हुकूमत को ख़त्म करते हैं, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस लेके मरकज़ में आते हैं, तो गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है। देखिए जी, नो कॉन्फिडेंस पंजाब में होगा ना, तो हम तो क्लेमेंट नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के, हम तो गवर्नमेंट के क्लेमेंट नहीं है, हम तो नून को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और नून का और उनका डिफरेंस जो था, हार्डली वो 6 मेंबर्स का डिफरेंस था, वो मैनेजेबल था। और आज जो सूरत हाल पीटीआई के अंदर की बनी हुई है, और जितनी उसमें जहांगीर तरीन फैक्टर आ गया है, ये जो फैक्टर्स हैं, और जितने वो डिसअपॉइंटमेंट हैं उसके अपने मेंबर में, तो बड़ा इजीली नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो सकता है पंजाब में। इवन आप मरकज़ में कोशिश करें तो वहाँ पे भी हो सकता है।
अच्छा, मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम में वापस आ जाए, और कह रहे हैं, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि वो पीडीएम में दोबारा वापस आ जाए। तो क्या आप पीडीएम छोड़ चुके हैं और क्या आप वापस आना चाहते हैं उसके अंदर? देखिए जी, पीडीएम की बुनियाद हमने रखी, ये पीडीएम के करता धरता ये कैसे बन गए। बुनियादी बात हमने उस वक्त तय की थी कि पीडीएम की जो सरबराही है ये बाय रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और उस पर अमल होना चाहिए। पहले इत्तेहाद भी जो थे, एमआरडी जो इत्तेहाद था या एआरडी इत्तेहाद था, ये बाय रोटेशन होते जी जी थे। बिल्कुल उसमें था। तो हम ये चाहते हैं पीडीएम का भी इत्तेहाद बाय रोटेशन होना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज इररिस्पेक्टिव को बड़ी है छोटी है, पार्लियामान में मौजूद है नहीं है, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। और उनको किसने इख्तियार दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालने का? ये इख्तियार किसी के पास है? आप वो चार्टर 26 पॉइंट्स के चार्टर देख लें, उसमें कहीं नहीं है कि किसके पास इख्तियार है किसी जमात को निकालने का। बुनियादी बात उसमें यह थी कि जितने फैसले पीडीएम के होंगे ये कंसेंसस से होंगे, और फिर हम कहते हैं जी हमने वापस आने की ख्वाहिश है। भाई भला हमने पीडीएम की बुनियाद रखी, और आपका एक अमल ऐसा था जिससे तफरीक पैदा हुई जमातों के दरमियान। नून का अमल ऐसा था, पीडीएम के सरबराह का। मैं समझता हूँ कि इस जगह मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं इस मुल्क के, और उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। वो इसमें मीडिएशन भी करवा सकते थे, मीडिएटर भी बन सकते थे, और सरबराह जो होता है वो कोशिश करता है कि जितनी इत्तेहाद में जमातें उनको साथ के लिए। आप देखें क्या क्वालिटीज थी नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हैं जी, वो इत्तेहाद बनवाते थे और इत्तेहाद को सबको साथ लेके चलते थे। तो ये क्वालिटीज़ मौलाना साहब को भी वही इख्तियार करनी चाहिए, और उन पर कोशिश करनी चाहिए कि वैसे ही अमल किया जाए और तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ लेके चले। लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो था रेजिग्नेशंस का, पहले भी दुरुस्त साबित हुआ कि नहीं देने चाहिए, कि सेनेट से इलेक्शन से ये पहले चाहते थे रेजिग्नेशन। तो हमने इनको समझाया, मेरी क़यादत ने मीटिंग की कराची में 29 दिसंबर को। तो हमने कहा कि सीईसी ने फैसला किया कि रेजिग्नेशन नहीं करने चाहिए, और क्योंकि रेजिग्नेशन से सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नहीं टूटता, और अगर हम सेनेट का इलेक्शन पार्टिसिपेट न करते तो गवर्नमेंट और उनके जो इत्तेहादी हैं वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाते सेनेट में, और अगर वो सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी ले जाते तो फिर उनके पास इख्तियार होता कि वो आईनी अमेंडमेंट कर लें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें थी वो लेके आ जाएं। फिर अगर सेनेट के इलेक्शन से बैकआउट करना था, जो बैलेंस बचते थे, फिर उनको बैठने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो उनको भी आप पुल आउट करते। तो इसलिए फिर जब हमने जाती उमरा में जाके ये मीटिंग हुई, हमारी जमात के मेंबरान गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, तो उस मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम किया, और फिर ये हुआ कि सेनेट में हमें कामयाबी मिली, पंजाब में मिली। और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, हम कहते हैं जी हमने तो कभी नहीं आपको शो कॉज नोटिस दिया, आपने इत्तेहाद कर लिया और मामलात तय कर लिए पीटीए के साथ पंजाब में, और सेनेट की सीटें बांट ली आपने। बिल्कुल जेयूआई ने जीडीए के साथ सिंध में भी इत्तेहाद किया, तो हमने तो आपको शो कॉज नोटिस नहीं दिया। और हम समझते हैं कि अभी भी ये तमाम सियासी जमातें यकजा हों तो अभी ऐसा मौका है कि आवाम जो है वो मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद कर चुके हैं। और देखिए, जब हमने कहा था बाई इलेक्शंस का बायकॉट ना करें, उसका क्या रिजल्ट निकला कि हुकूमत को शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून को सीटें मिली। हर जगह हुकूमत हारी, तो लेकिन वहाँ से ये एक वाज़ेह बात होकर सामने आई, सबूत आया कि मौजूदा हुक्मरानों से लोग नाला हैं, तंग हैं, और वो उन पर एतमाद नहीं करते, और अपोजिशन की जमातों पे वो एतमाद करते हैं। अच्छा, जब ये बताइएगा, जब सीएससी की दिसंबर में मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी की, तो तब अरकान ने भी जरदारी साहब से या बिलावल साहब से ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और जो भी तहरीक चल रही है उसका हिस्सा बने। इसके क्या मुहरक़ात थे? वो देखेंगे, वो जो हमारी मीटिंग थी जिसमें जरदारी साहब ने बाद में कहा, वो उन्होंने कहा कि जी एजिटेशनल पॉलिटिक्स में जब तक लीडरशिप मौजूद ना हो वो ही इसको लीड किया करते हैं। एन के जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के पास है, लोग उनके कारकुन उन पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, वरना उनकी एब्सेंस में आप देख लें कि जब वो तशरीफ़ ला रहे थे पाकिस्तान,
और मियाँ शहबाज शरीफ से यहाँ थे तो एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए वो पहुँच ही नहीं सके या जा ही नहीं सके, ना उस तरह का वो रिसेप्शन दे सके। तो लीडर जो होता है वही लीड करता होता है। और मुझे आज भी याद है कि 10 अप्रैल 1986 जब हम मोहतरमा को लाहौर रिसीव करने गए थे, हम उस जुलूस में, मैं उस स्टूडेंट होता था, मैं भी उस जुलूस में शामिल था। मैं तो उस सारे जुलूस में हमने मोहतरमा को एयरपोर्ट से रिसीव किया और ऑलमोस्ट कुछ 10 घंटे 12 घंटे लगे मोहतरमा को दाता दरबार पहुंचने में, ना मीनार पाकिस्तान पहुंचने में। और हमें वो मैदान जो मीनार पाकिस्तान का आज भी याद है 10 अप्रैल तो जब हमने मोहतरमा का इस्तकबाल किया था। तो लीडरशिप आए तो फिर अवाम भी उनमें जो है, मतलब पीपल्स पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। नहीं, अगर पॉलिटिकल एजुटेशनल पॉलिटिक्स शुरू करनी है ना जी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। हम ये नहीं कहते वो आए, हम ये कहते हैं ये फैसला उनका है, वो आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि ज़्यादा इफेक्टिव एजुटेशनल पॉलिटिक्स, उनका ये कतन नहीं था कि जी हमारी कोई शर्त है कि वो वापस आए हम करेंगे। हमने एक प्रेसिडेंट साहब ने तजवीज़ दी कि लीडरशिप की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। भला वो नहीं आना चाहते वो ना आए, वो उनकी क़यादत यहाँ पे शहबाज शरीफ करते हैं या मरियम नवाज साहबा करती हैं, ये भला उनका काम है। वो एक सजेशन थी फॉर इफेक्टिव एजुटेशनल पॉलिटिक्स की। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठ के लंदन से तकरीरें कर रहे थे और जिस तरह मरियम नवाज शरीफ का भी यहाँ बयानिया रहा है, उसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो है थोड़ी मफामत की सियासत करते हैं, हमजा शहबाज भी बड़े नबतुले लहजे में बोलते हैं। तो आप समझते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है और हमजा भी ज़मानत में बाहर आ गए हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून को लेके बेहतर तौर पर चल सकेंगे? और पीपल्स पार्टी के साथ भी सुना है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लेके चल सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका डिसीजन है, ये उनका अपना पार्टी का इशू है कि लंदन वाली क़यादत क्या रवैया अख्तियार करती है, पंजाब वाली क़यादत क्या रवैया अख्तियार करती है। हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ अगर नून हमारे साथ मिलकर चलना चाहती है, JUI मिलकर चलना चाहती है, दीगर जमातें मिलकर चलना चाहती हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट ये था। वो हमने तहरीरी तौर पर लिखा 20 सितंबर को कि हम इन हुक्मरानों से निजात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नए फ्री फेयर इलेक्शंस हों और उसके लिए जो भी हमारे साथ तावन करेगा हम उस तावन को वेलकम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अपना नवाज शरीफ का जो इदारों के खिलाफ बयानिया है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या कहती है? देखें जी, इंडिविजुअल्स के बारे में तो बात लोगों होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। और हमारी सिर्फ ये बात रही कि जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं उनके पैरामीटर्स जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। हम तमाम स्टेट ऑर्गन से ये तवक्को करते हैं कि आइन की बालादस्ती पे वो यकीन रखें और आइन और कानून के तहत रह के वो काम करें। हमारा बेशक मौक़िफ़ ये है। अच्छा, आजकल आपने देखा कि बशीर मेमन साहब के जिस तरह बयान आए और जिस मौके पे बयान आए हैं, आप क्या समझते हैं उनमें कितनी हकीकत है और आपकी क्या राय है उसके ऊपर? देखिए जी, उस पर जो एलिगेशन लगाया, एक तो बड़े बिलेटेड स्टेज पे उसने ये बात की, 2-2.5 साल के बाद की। और उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर इस पर कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो अच्छी बात है, हक़ाइक़ सामने आ जाए, उसमें कोई हरज नहीं है। बशीर मेमन साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो इस्टेब्लिश तभी होती कि ये जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं इनको वो इस्टेब्लिश करें जी। और बिलखुसूस अब जब उनको डैमेजेस का एक नोटिस दे दिया शहजाद अकबर की तरफ से जी, तो ही शुड कंटेस्ट दैट हैं जी। और वैसे उनका जो रोल हमारे साथ रहा, हमारे जो 19 फेक अकाउंट्स में भी तो जरदारी साहब के खिलाफ बशीर मेमन साहब गए थे ना, तो वो भी किसी के कहने पे ही गए होंगे, तो वो इन्होंने रिवील नहीं कहने पे गए नहीं गए, लेकिन बात यह है कि जी उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। आज तक क्या चीज़ एस्टैब्लिश हो सकी जरदारी साहब के खिलाफ? अभी देखें, जरदारी साहब के खिलाफ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन 1990 से स्टार्ट है और अल्लाह का एहसान है कि किसी एक केस में भी कन्विक्शन नहीं है आज तक। वो पोलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, प्रेशराइज मोहतरमा शहीद को करते रहे, उनके स्पाउस को बिहाइंड द बाज रख के, मर्डर केसेस में, ड्रग्स केसेस में,
भला किस किस केसेस में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, वो बरी हुए। अभी भी ये कभी 8 बिलियन का कभी 22 बिलियन का केस ले आते हैं, कोई सब्सटेंस नहीं है। और फिर इस मौजूदा हुकूमत को मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी नाकामी कि जो एग्जेक्टिव के एक्ट्स होते हैं ना, उनकी जुडिशल स्क्रूटनी होती है। और काजी फायज़ ईसा का केस इस कौम के सामने है कि जिसकी जुडिशल स्क्रूटनी हुई और उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को उनका कलअदम करार दिया, और सब्सिक्वेंटली जो डायरेक्शन मिली एफपीआर को उसको उन्होंने सेट असाइड किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इल कंसीव्ड था, मिसकंसीव्ड था रेफरेंस प्रेसिडेंट के हवाले से और कैबिनेट के हवाले से। जो लोग जिम्मेदार हैं ना, वो अब इस ऑफिस में बैठने के लायक नहीं। अच्छा, यही मुझे आपकी इस बात से बात याद आ गई कि जब जहांगीर तरीन साहब का नायली का केस था और जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन इसी सुप्रीम कोर्ट में डाली, तो उस वक्त कहा गया कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो एक तरफ तो रिव्यू पिटीशन में इस तरह रद्द कर दी जाती है, और दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लोग मौजूद थे जिन्होंने एफआईआर को रेफर किया था, उन्होंने उसको वापस ले लिया। मेरी ज़्यादा नाकिस मतलब नॉलेज है, आप बताइएगा। बात यह है कि वो जो पहला डिसीजन था वो रेफ़र करने का था एफबीआर को, वो 4-6 का था, अभी भी 4-6 का है। जो पहले रेफ़र करने वाले थे वो अब उन्होंने अपना रिव्यू में उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया, और इसलिए चेंज किया जो मटीरियल उनके पास सामने आया। और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद अदलिया पे एक हमला था, और जिस अंदाज से ये वो जो एसेट्स रिकवरी यूनिट पीछे पड़ा रहा, इन हालात में तो कोई जज इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकेगा। अगर आप उनके ऊपर तलवार लटका के रखेंगे, उनको खौफज़दा करने की कोशिश करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, उनकी फैमिलीज़ की लाइफ में इंटरफेयर, तो फिर ये ऐसे हरकतें हैं कि जो जुडिशरी को मुतासर कर सकती हैं। और ये मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में ये मुदाखलत है। इसलिए पाकिस्तान में जो स्टेट ऑर्गन्स, मेजर स्टेट ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये बड़े 3 इम्पोर्टेंट स्टेट ऑर्गन्स हैं। और इस मुल्क में इंसाफ के तकाज़े और कानून पे अमल दरामद जो है वो जुडिशरी इंश्योर करती है। अगर कहीं कोई खिलाफ कानून कोई कदम उठाता है और जो कानूनी इख्तियारात को तजावज़ करता है, तो उसको चेक करने का क्या फोरम है, वो जुडिशरी है। इसलिए इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इसको आगे फलने फूलने के लिए और जमहूरी अदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नैब की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नैब के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि आपका तो वकालत के शोबे में बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो आप नैब को कैसे देखते हैं? देखें जी, अभी वो क्लेम तो करते हैं चेयरमैन नैब का वो रोल जो है कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हालांकि आप देखें कि कल ही एक नैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें नैब ने पिछली हुकूमतों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा रिकवरीज की हैं इस दफ़ा। देखिए जी, बात रिकवरी की नहीं है, बात तो प्री बारगेन की है, कन्वेक्शन की बात नहीं है। और प्री बारगेन भी वो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट से, उनसे क्या हुआ। ठीक, मसलन अगर वो इशू जो मलक रियाज वाला इशू जो था कराची, वो प्रॉपर्टी वाला, बैरिया टाउन वाला, तो उसमें नैब का क्या रोल है? उसमें तो वो रोल है। और अभी रिसेंटली डॉन में रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे शहजाद अकबर और मीडिएटर बना रहा, वो भी आपके सामने। मैं समझता हूँ कि नैब ने ये ब्रॉड शीट वाला केस है, इतने इकट्ठे नहीं किए जितने उन्होंने इनसे क्लेम कर लिए, जितने उन्होंने उनको अदा किए। अच्छा, ब्रॉड शीट में भी तो जो अजमत सईद साहब की फाइंडिंग आई है उसमें है कि बहुत सारी फाइलें पाकिस्तान से भी गायब हैं और हाई कमीशन से भी गायब हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती है? क्या ये हेल्प करती है इस तरह के करप्ट लोगों को? ब्यूरोक्रेसी को फिर हम वही कहते हैं ना कि इस मुल्क में हर बंदा जो है वो अकाउंटेबल बिफोर कोर्ट्स भी और बिफोर लॉ भी है। और ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी की स्टेटमेंट है ना बशीर मेमन की कि ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, और उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया गया और किस तरह उसने कहा कि इमरान खान मुझे ये भी कहता रहा, मुझे ये भी कहता रहा, मुझे ये भी कहता रहा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने कहा नहीं, वो झूठ बोलता है, दिस इज़ नॉट सफिशेंट। ही अगर वो झूठ बोलता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ पे लेके जाओ,
या तुम सच्चे साबित हो, वो सच्चा साबित हो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि रिटायरमेंट के बाद ज़मीर क्यों जागता है अक्सर? ये उसी से सवाल करें। अच्छा, क्योंकि अक्सर ये बात देखी गई है कि इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं और जब भी हाई ऑफिशियल्स के साथ बात होती है तो इसको खुफिया ही रखना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ भी कोई ना कोई तो ऑर्डर्स बशीर मेमन को देते ही होंगे, तो उन्होंने वो तो कोई रिवील नहीं किया, सिर्फ इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए। हाँ, ये इनको महला इनकी प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी होगी, इनको जबरी रुखसत पे भेज दिया गया, इनके साथ डिफरेंसेस जो भी थे। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि जब आपको ये अहकामात थे, अगर आप समझ रहे थे कि ये इलीगल अहकामात हैं, तो आप उस वक्त तो रिफ्यूज़ भी करते हो और उस पर जो फोरम्स थे उन फोरम्स पे उसी वक्त आके इनको बताना चाहिए, एजिटेट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आपने देखा कि नईर बुखारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो कराची में इलेक्शन जीती है वो अपनी कारकर्दगी की वजह से जीती है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पीडीएम में हम शामिल रहना चाहते हैं। पीडीएम तो हमने ही बनाई थी, इसमें मुस्लिम लीग नून को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कोई शो कॉज नोटिस दें। शो कॉज नोटिस जो हैं वो सियासी जमातों में दिए जाते हैं, किसी इत्तेहाद में नहीं दिए जाते। प्रोग्राम देखते रहिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।